गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 25 जुलाई 2021 के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ग्वालियर। हाँ जी, मध्य प्रदेश राज्य के ओरछा और ग्वालियर शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 2011 में। जबकि वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से इस परियोजना में शामिल है। वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के कितने 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल है, और अब मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहर को इसमें जोड़ लिया गया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्रीय कर समिति में नियुक्त किया गया? किसको? रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्रीय कर समिति में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, वित्त मंत्रालय। हाँ जी, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव थी रश्मि रंजन दास, उसको संयुक्त राष्ट्रीय कर समिति में नियुक्त किया गया है। वो इस पद पर 2021 से 2025 तक की अवधि तक इस पद पर रहेगी। यह समिति विकासशील देशों और उनके विभिन्न नीतिगत वातावरण पर ध्यान केंद्रित करती है। किस पर? जो विकासशील देश और उनके जो विभिन्न नीतिगत वातावरण है उन पर ध्यान केंद्रित करती है ये नीति, संयुक्त राष्ट्रीय कर समिति। इस समिति के नव नियुक्त सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों से, जो समिति के नए सदस्य बने हैं ज्यादातर विकासशील देशों से है। इस समिति के अन्य सदस्य चिली, नाइजीरिया, मालवी, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड, मैक्सिको, म्यांमार, इंडोनेशिया, रूस, अंगोला, नॉर्वे, कनाडा, इटली, जर्मनी, चीन और स्वीडन जैसे देशों से हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नियुक्त किया। किसके द्वारा चुना गया? एंटोनियो गुटेरस, जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव है। कौन? एंटोनियो गुटेरस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी? केंद्र विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, लद्दाख या दादर नगर हवेली। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, लद्दाख। हाँ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2021 को नए कई महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। कितनी? 22 जुलाई 2021 को बहुत सारी परियोजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कितने? 750 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। यह यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थाओं के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। जो वहां पे और अन्य शिक्षण संस्थाएं यानी कि जो भी कॉलेज है उनके लिए एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है हमारे? अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद पाया गया है कि उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष स्थान नहीं है। ये पाया गया कि लद्दाख में उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष स्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि लद्दाख में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, जिसे मंजूरी दी गई। इसमें टोटल लागत 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर कॉलेजों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी है? ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, केरल। हाँ जी, केरल के अधिकारियों ने ट्रांसजेंडर जो कॉलेज थे वहां पे विश्वविद्यालय में प्रवेश यानी कि एडमिशन लेने के लिए कुछ आयु सीमा लगी हुई थी, उसको अब हटा दिया गया है। केरल के अधिकारियों ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कॉलेजों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दिया। केरल में विभिन्न स्नातकों और स्नातक शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए
आयु सीमा हटाने का फैसला लिया है। किसको? ट्रांसजेंडर छात्र है उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये आयु सीमा हटाई गई है। जबकि केरल भारत का पहला राज्य था जिसने 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। किसमें? 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की। वो किसके द्वारा? केरल भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, उड़ीसा के एनटीपीसी ने दर्लीपाली में हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया हुआ है? उड़ीसा के एनटीपीसी ने दर्लीपाली में हाल ही कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शन 400 मेगावाट, 1200 मेगावाट, 800 मेगावाट या 1600 मेगावाट। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 800 मेगावाट। हाँ जी, ओडिशा के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने दर्लीपाली में हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है। इससे अब एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता अब 66,875 मेगावाट पहुंच गई। कितनी? 66,875 मेगावाट पहुंच चुकी है। वर्तमान में एनटीपीसी समूह के पास 29 नवीनीकरण परियोजना सहित 71 पावर स्टेशन है। कितने? 29 नवीनीकरणीय परियोजना सहित 71 पावर स्टेशन है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया? क्या 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, एम्स्टर्डम, पुणे या टोक्यो। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। कहाँ पे? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। ये परियोजना एम्स्टर्डम शहर में औदेडिस्ट आचटर बर्गलवाल नहर पर खोली गई है। इस ब्रिज को एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 4,500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है 4,500 किलोग्राम। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैंडिडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है 43 किलो भार वर्ग, 53 किलो भार वर्ग, 65 किलो भार वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 43 किलो भार वर्ग। हाँ जी, भारत की जो युवा पहलवान थी तनु ने 43 किलो भार वर्ग में कैंडिडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने कैंडिडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलो वर्ग में खिताब अपने नाम किया। उसने फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को हराया। किसका? बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को हराकर उन्होंने खिताब जीता है तनु ने। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? किसकी? स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। ऑप्शन है जापान, चीन, नेपाल, भारत। तो दोस्तों इसका आंसर है चीन। हाँ जी, चीन ने जो स्पेस राइस की जो उनकी पहली फसल थी उसकी कटाई की है। हाल ही में स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। चीन ने नवंबर में चांग E5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। कहाँ पे? चांद पे चावल के बीज भेजे थे। 23 दिन की जो इनकी चंद्र यात्रा थी उसके दौरान इन्होंने चावल के बीज कहाँ पे भेजे थे? चांद पर। ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर, कितने ग्राम के बजाय 40 ग्राम वजन वाले बीज थे, चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनुसंधान किया जा रहा है। चीन 1987 में चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा था और उन पर अनुसंधान कर रहा है। चीन कब से? 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर क्या कर रहा है? खोज कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% यानी कि फीसदी से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? ऑप्शन 64%, 84%, 74% या 70%। तो दोस्तों इसका आंसर है 74%। हाँ जी, केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जो प्रत्यक्ष विदेश निवेश की जो सीमा थी पहले 49% थी उसको अब 74% कर दिया है।
पेंशन फंड नियामक ए विकास प्राधिकरण PFRDA अधिनियम बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी। 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में इसे 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था और 2009 में इसको सभी के लिए खोल दिया गया था। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 5,322 करोड़ रुपए, 3,322 करोड़ रुपए, 4,322 करोड़ रुपए या 6,322 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 6,322 करोड़ रुपए। हाँ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशली स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े योजना को मंजूरी दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशली स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र में घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना, जो घरेलू निर्यात है और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 6,322 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा। 6,322 करोड़ रुपए प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और यह योजना 5,25,000 से अधिक नौकरी का सृजन करेगी। हाँ जी, 5,25,000 से अधिक नौकरी का सृजन करेगी। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और जो भारत आयात करता है बाहर से उसको भी कम करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।